हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि सीबीएसई ने नए लेटेस्ट जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे उनको दो टर्म्स में डिवाइड किया है और उसके लिए उन्होंने अपने सैम्पल पेपर्स जो होते हैं वो पब्लिश कर दिए हैं। तो काफ़ी पैटर्न जो होता है वो हमारा चेंज हो चुका है। जहां पर आप पहले सब्जेक्टिव पेपर लिखते थे, अब वो ऑब्जेक्टिव पेपर की तरह हो गया है। वो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे वो आएंगे। तो उसका पैटर्न मैंने जब स्टडी किया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूं पहले। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम डीप एनालिसिस करेंगे अपने पेपर का कि बेसिकली पहले से क्या क्या पेपर में चेंजेस आए हैं और मल्टीपल चॉइस होने की वजह से आपको अपने जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे चेंज करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। क्योंकि हम पहले क्या होता था कि जब भी हम पढ़ते थे तो ज्यादातर हम लोग क्या होता था कि जो थ्योरेटिकल पोर्शंस होते थे उसको कम फोकस करके हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि उनमें हमें आंसर्स जो होते थे वो कंस्ट्रक्ट करना होता था। बट अब जाके पैटर्न जो होता है वो पूरी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम की तरह लाया जा रहा है, जिसमें कि आपको पढ़ाई तो उतनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो आंसर्स लिखने होते हैं वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट और जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस, ऑप्शंस वाले बहुत सारे उसमें चेंजेस होते हैं जिनको आपको ओएमआर जो शीट्स होती हैं उनमें आपको आंसर करना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मल एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें होता है। तो बच्चों, इसी तरीके से हम आज का जो डिस्कशन है वो हम करते हैं शुरू। और पेपर जो है वो सीबीएसई का, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ चुका है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसके मार्किंग स्कीम को समझने की कोशिश कीजिए पहले। अब यहां पर अगर हम देखें इस पेपर में, तो ये हमारा पेपर का मार्किंग स्कीम है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं और जो टाइमिंग्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो पेपर होगा वो 90 मिनट्स का पेपर होगा। दैट मीन्स 1 आवर और हाफ आवर और होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। उसमें आपको सारा पेपर कंप्लीट करना होगा, जिसमें इंक्लूडिंग आपको ओएमआर शीट भरना और उसको कलर करना, बिकॉज इसको टाइम लगता है करने में, हमें डार्क करना पड़ता है ओएमआर शीट को, एचबी पेंसिल यूज करना पड़ता है, काफी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके साथ और उनमें भी काफी टाइम लग जाता है। तो आप 90 मिनट्स में आपको पूरा पेपर करना होता है। और ये टोटल जो मार्क्स दिए गए हैं सेमेस्टर 1 के लिए, जिसको हम टर्म 1 बोलते हैं, वो है 40 मार्क्स का। अब अगर हम टोटल क्वेश्चंस को देखें, अब जैसे 40 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट्स है, ये तो हमारा टाइमिंग और मैक्सिमम मार्क्स हो गया। अब यहां पर हम नजर डालते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहां पर हमारे पास इकोनॉमिक्स में टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अब हम लोग इसमें देखते हैं कि बेसिकली जो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है पेपर को वो क्या है। तो टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसमें से 50 क्वेश्चंस जो होते हैं उसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि आपको मेन मतलब जो है वो 50 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं और वो डिफरेंट सेक्शंस में जो ऑप्शंस आएंगे उससे रिलेटेड होंगे। तो टोटल आप मान लीजिए 60 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो 40 हैं। मार्क्स आपके 40 हैं। दैट मीन्स अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं और पर क्वेश्चन मार्क्स निकालते हैं तो ये समवॉट आपका 0.80 के आसपास आता है। दैट मीन्स 0.80 मार्क्स पर क्वेश्चन, ये आपका मार्किंग स्कीम होगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और जितने भी टोटल मार्क्स हैं उसके हिसाब से उनकी टाइमिंग्स होती हैं और मोस्टली 1 मार्क होता है, लेकिन वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पर हमारे पास देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स कि आप तुक्का भी लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं किया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि आप अगर थॉरली पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उसके क्वेश्चंस की, आप डीप एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं, ना कि ऐसे बस सैंपल पेपर रट के चले गए कि हाँ ये 4 मार्कर्स क्वेश्चन है, ये 6 मार्कर्स क्वेश्चन है। अब वो टाइम चला गया जिसमें आपको लिखना होता था। अब ये अगर सोचा जाए तो आपके लिए बहुत ईजी भी हो सकता है और बहुत ज्यादा टफ भी हो सकता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको इसको समझ के और उसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ना है। बिकॉज अगर हम देखें तो अब दिसंबर वगैरह में पेपर होगा, नवंबर तक आपके पास टाइम होगा। मिड नवंबर या दिसंबर में सीबीएसई अनाउंस कर देगी पेपर्स, और पेपर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट सेट्स में बन के आएंगे। तो आप लाइक अपने आसपास के बच्चों से पूछ भी नहीं सकते, बिकॉज वो क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो शफल्ड होगा, बिल्कुल ऊपर नीचे कर दिया होगा। तो आप ये नहीं पूछ सकते कि हाँ यार मुझे फिफ्थ का बताओ कौन सा कौन सा ऑप्शन है, हाँ भाई मेरे मुझे सेकंड का बताओ क्या ऑप्शन है। आप ये पार्ट नहीं कर सकते हैं।
तो अब आपको पूरी तरह से ही पेपर पढ़ के और ढंग से जाना होगा, लेकिन आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप थॉरली कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद आपको मेन जो स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जस्ट फॉर एक आंसर का, पहले वाली स्ट्रैटेजी और अभी वाली स्ट्रैटेजी में अगर हम देखें तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आते हैं, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी हम वही जो कॉन्सेप्ट्स होता है वही पढ़ते हैं, जो क्या नाम है, जो थ्योरीज होते हैं, जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, हम बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ते हैं। बट वहां पर हमारा फोकस क्या होता है कि हर लाइन से कोई क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या होगा उसे आइडेंटिफाई करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी में आप देखिए कि जो डिफरेंस होता है इनमें, जो जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ जाती है तो वो आराम से आप चाहे वो नीट का एग्जाम ले लो, आप चाहे वो कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम, आईआईटी, जेईई, एआई ट्रिपल ई, चाहे वो किसी भी टाइप का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है, कॉलेज एडमिशंस के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कोर्स से ही होते हैं। बट डिफरेंस क्यों आ जाता है? एक सीबीएसई में 95% स्कोर किया वो बच्चा आईआईटी क्रैक क्यों नहीं कर पाता? उसके पीछे बेसिक रीजन क्या होता है कि हम सीबीएसई में अब तक जो पढ़ते आ रहे थे वो सेलेक्टिव होता था। सेलेक्टिव इन द सेंस कि आपको ऑलमोस्ट पता होता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कहां से क्वेश्चंस आएंगे, क्या चीजें ज्यादातर नहीं पूछी जाती हैं। अब जैसे कि हम अगर अकाउंटेंसी की बात करते हैं या अदर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें जो मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शंस होते हैं वो बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो ज्यादातर चॉइस में आते हैं या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस में आ जाते थे। रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको सॉल्व करना होता है पूरा। बट अब यहां क्या है कि आपको एक एक लाइन में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन बना के आपको एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए आपका जो स्ट्रैटेजी होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। कैसे कि आपको हर लाइन से अपने आप को, जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चंस आप खुद रेज करो। अभी तक आप आंसर्स ढूंढने के पीछे पढ़ते थे, लेकिन अब आपको क्वेश्चंस पूछना है। रेजिंग द क्वेश्चन इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक की यूजुअली बच्चे जो अवॉइड करते हैं कि यार क्या क्वेश्चन पूछना, जो पढ़ा दिया, वीडियोस देख लिए, ट्यूशन में पढ़ लिया, जैसे भी हुआ, स्कूल में टीचर्स ने पढ़ा दिया, चलो ठीक है, काफी है, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अब एग्जाम आएगा लिख देंगे। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट होता था कि हमें लिखना होता था। लिखने में क्या होता था कई बार कि अगर आप क्वेश्चन फॉर्म भी कर रहे हो, आंसर फॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता था, कई बार आपको आंसर पूरा नहीं भी पता है तो आप कुछ उससे मिला के बना के लिख देते थे, जिसमें कि कुछ कीवर्ड्स जो होते थे वो मैच हो जाते थे। उसमें क्या होता था कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं आता है पूरा, आपने कुछ लिख भी दिया, उससे रिलेटेड ही लिख दिया, तो एटलीस्ट 1.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, इस तरह का कोई भी स्कोर आपको मिल जाता था। बट अब यहां क्या है, यहां पर आप की वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक मैथ्स कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप एक 1 मार्कर क्वेश्चन आराम से एक राइट ऑप्शन को टिक कर सकते हो, जिसमें आपको 0.80 मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया, दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन गलत हो गया, ना वहां पर कोई कीवर्ड, ना वो वहां पे कुछ मिलता जुलता लिखा हुआ, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो यहां पर इसके प्रॉस एंड कॉन्स आपको समझ में आ गए होंगे कि अब आपको पढ़ाई जो होती है वो डिफरेंट वे में करनी है। जैसे कि आप आईआईटी, जेईई, इस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यही रीजन होता है कि कोई बच्चा जो होता है वो बोर्ड में 95-98% ले आता है, लेकिन उस पर्सन से बच्चे से लाइक आईआईटी या नीट क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सिलेबस तो सेम होता है हमारा, लेकिन वहां पर जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अब आपको इस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है कि आपको हर क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, अगर हम साइकोलॉजी में देखें या किसी अदर सब्जेक्ट्स में जिसमें कि पूरे ही थ्योरी आती थी, तो उसमें हम क्या करते थे, मोस्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके बारे में पढ़ते थे। किसने जो उसमें जो डेट या ईयर रहता है वो हम स्किप कर देते, चलो यार नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा काम। या फिर अगर हम वहां पर देख रहे हैं कि अगर कोई साइंटिस्ट का नाम आ रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देते थे कि अगर नहीं आया तो कोई इशू नहीं है यार, चलो बाकी का तो आंसर लिखा हुआ है। बट यहां पर वो फैक्टर काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको जो नोट्स बनाने होंगे वो इस वे में बनाने होंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो अवेलेबल मार्केट में होंगी बुक्स होंगी वो भी खरीद के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं अपने वीडियोस में भी वो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हर सब्जेक्ट के करा दूं,
ताकि आप एक फुल प्रिपेयर्ड वे में एग्जाम्स जाके दे सको। तो आज हम इसको समझ लेते हैं पहले। अब ये आउट ऑफ 60 आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें 40 मार्क्स मिले, लाइक मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 है। अब यहां पर देखिए सेक्शन, इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है इन्होंने। सेक्शन ए, इसमें आपको टोटल 24 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस जो होता है वो सॉल्व करना होगा। यानी आप यहां पे 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव। अब आपको जो भी बेस्ट लगे, इसमें आपको जो लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह आता है, आप उन्हीं को अटेम्प्ट करो। और जहां पर अंदाजा लगाने या किसी इस टाइप का कि हम तुक्का मार लेंगे, आप उन चीजों को अवॉइड करो। आप जो बेस्ट क्वेश्चंस जानते हो, जिसमें आपको लगता है कि कंफर्म है ये मुझे आता है, आप वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। सेक्शन बी में फिर अगेन 24 मार्क्स मिलेंगे और ये आपको 24 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको अगेन 20 क्वेश्चंस करने होंगे। यहां भी आप 4 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं अगेन। और लास्ट वाला जो सेक्शन होगा उसमें आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें आपको 10 करने होंगे। यानी यहां पर आप 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो छोड़ सकते हैं। यानी कुल मिला के आप टोटल 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, आप उन्हीं को छोड़िए और बाकी आप प्रॉपर सॉल्व कीजिए। अब हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो पैटर्न होता है उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं। अब हम इनको क्वेश्चंस को थोड़ा सा यहां देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं अभी इनके आंसर्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं बेसिकली सैंपल पेपर जो है उस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली क्या चेंज है, बेसिकली चेंज क्या आया है हमारा। अभी तक जो पैटर्न होता था कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखते थे, इकोनॉमिक्स था तो आप ग्राफ बनाते थे, ग्राफ को एक्सप्लेन करते थे। अब वो फैक्टर नहीं आएगा। अब हो सकता है कि सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर में एक ग्राफ देके आपसे कॉम्प्रिहेंशन वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में क्या क्या है, जो ग्रोथ है वो क्या है, या उसका जो कर्व है वो किस शेप का है। इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल पार्ट को उठा के क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो इसमें अब जैसे हम क्वेश्चंस देखते हैं तो ये इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन जैसे अभी हम देख रहे हैं सेक्शन 1 में, हम देख रहे हैं पहला सेक्शन ए में, तो इसमें 2 क्वेश्चंस जो आपने देखा यहाँ पे, ये फिल इन द ब्लैंक्स और विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स है। अब यहाँ पर एक और आपको ध्यान देना होता है क्या कि कई बार हम लोग बस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और लगते हैं कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट हमें आता है, उस टाइम एग्जाम में आएगा तो हम दिमाग लगा लेंगे। बट अब आपको उसका जो आंसर होता है वो पहले से पता करके होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप कैसे लिखेंगे उसको। मैं क्योंकि वहां पर लिखने का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको जो मेन चीज है वो आउट ऑफ जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको बहुत वाइजली करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको सिमिलर और बहुत ही सिनोनिमस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं, तो उस केस में आप फंस जाते हैं वहां पे। तो आपको ये जो वर्ड्स होते हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है कि आपका क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं तो आप कंफ्यूज होकर गलत कर दोगे, आता हुआ क्वेश्चन जो होता है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ऐसा कोई भी डरने की चीज नहीं हुई है कि बच्चे जो है वो बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर देंगे, बाप रे ये क्या हो गया, ये पैटर्न तो हमने कभी देखा ही नहीं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले भी करते आ रहे हो, तो इसमें कोई डरने की चीज नहीं है। आप एक अपने अंदर में जो एक अपना स्पिरिट बना के रखो कि हाँ अब मेरा सिर्फ वे जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, पढ़ने का वे जो होगा मेरा पढ़ने का वो डिफरेंट का होगा, मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, मेरा टाइम टेबल अलग टाइप से होगा, क्योंकि अब मुझे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि मुझे अपना पूरा जो नोट्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। हुआ कोई भी नहीं है, कोर्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, बस उसके पैटर्न से आपको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है, जो कि मैं जहां तक समझता हूं कि ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके लिए भी आपको पढ़ के ही, अगर आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको वहां 4 आंसर्स दिए हुए हैं, तो नेचुरली आपको रफ पेपर में उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक्स का कोई न्यूमेरिकल होगा तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो सॉल्व करने के बाद ही आपको करेक्ट आंसर आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। अब इसमें हम जैसे क्वेश्चंस देते हैं तो इसमें किस टाइप का है, आपको नॉर्मल चॉइस वाले क्वेश्चंस है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी दे दिया गया है, या फिर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ के करेक्ट ऑल्टरनेटिव पूछा जा सकता है। तो ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो इस टाइप के। अब दूसरा देखिए, ये थोड़ा सा पैटर्न 5th क्वेश्चन से चेंज किया इन्होंने। अब इसमें क्या दे रहा है कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और उसके हिसाब से उनका ऑल्टरनेटिव पूछा जाएगा कि इनका जो रिलेशनशिप है दोनों स्टेटमेंट्स का वो कैसा है। दोनों स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, या एक ट्रू है एक फॉल्स है,
या लास्ट वाले में सेकंड वाला ट्रू है और फर्स्ट वाला फॉल्स है। तो इस टाइप से आपको दो क्वेश्चंस के बीच में जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो समझते हुए आपको देखना है कि दोनों में रिलेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट जो ऑल्टरनेटिव होगा वो चूज करना है। तो ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स वाले पार्ट में देख लिया हमने। अब हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये देखिए स्टार्टिंग में जैसे वहां से फिफ्थ क्वेश्चन से जो स्टार्ट हुआ था तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन थे, और अब यहां हम देख रहे हैं फिर बीच में इन्होंने ये क्या करा है, इन्होंने शफल किया हुआ है कि आप एक पैटर्न पे ही क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपको ऑल्टरनेटिव में दिया जा रहा है। अब यहां पर देखिए अगर हम सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं तो ये एक सिचुएशन क्रिएट किया गया है, और सिचुएशन क्रिएट करने के बाद आपसे मेन कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि जस्ट लाइक मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल deposit to be kept by the commercial banks with the central bank of the country। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहां था, जो हम रिजर्व रेशियोज पढ़ते थे वो था। तो अब यहां पर ये चार ऑप्शंस दे दिए गए कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स और उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मनी एंड बैंकिंग सिस्टम जो हमारा था उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर बोलते हैं, एसएलआर है या बैंक रेट है, अब इनमें से कौन सा होगा। तो एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए आगे देखिए तो दूसरे वाले में फिर वही चीज है, एक सिस्टम जो होता है वो लाइक एक सिस्टम के बारे में कोई क्वेश्चन एक आपके सामने सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है और उसके बारे में उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देके आपसे 3-4 ऑल्टरनेटिव्स में आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये हो गया। फिर देखिए अगर हम देखें तो 8 क्वेश्चन से फिर वो स्टेटमेंट वाला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं तो ये अगेन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। अब यहां देखिए 1 2 3 4 चार टाइप के ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। अब यहां पर करेक्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। अभी तक हम पहले वाले में जब देख रहे थे तो उसमें एक ऑल्टरनेटिव करेक्ट था, आप वो चूज करते थे या फिल कर देते थे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, इन चार में से एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव जो है यानी कम से कम 2 जो है वो करेक्ट होंगे। तो उसमें बताना है कि आपको फर्स्ट या थर्ड है या सेकंड या फोर्थ है या फर्स्ट और सेकंड है या सेकंड एंड फोर्थ है। इस टाइप से 4 ऑप्शंस क्रिएट कर दिए जाएंगे, फर्स्ट सेकंड है या फर्स्ट थर्ड है, थर्ड फोर्थ है। इस टाइप से क्वेश्चंस क्रिएट करके, या फिर हो सकता है कई बार ऑल ऑफ द अबव आ जाए, लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ऐसे आपसे बहुत लाइक ये आपका बेसिकली क्या चेक किया जाता है, ये आपका एप्टीट्यूड भी चेक किया जाता है, आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका एप्टीट्यूड भी चेक होता है। तो इसी टाइप से फिर आप ये आगे देखें तो इसमें जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे इसमें। आगे चलते हैं। अब इनमें देखिए फिर वही स्टेटमेंट वाले आ गए सारे क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो हैं, और इसके हिसाब से आपके ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये 4-5 तरह के इसमें ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही पूछे जाते हैं। अब इनमें देखिए एक आगे थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा वो बदलेगा वो। अब ये देखिए यहाँ पर चूज करना है आपको कॉलम 1 कॉलम 2 से। तो जैसा कि आपने मैच करके हम पहले पेयर बनाते थे उस टाइप के क्वेश्चंस में पुट कर दिया गया जो कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा और उससे ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कितने फॉर्म हो रहे हैं। आपको सिर्फ वो समझ के नहीं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, अब जब जो भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे वहां पे, ये सोच के कभी नहीं जाना है। आपको उससे क्वेश्चंस रेज करने हैं और अपने नोट्स भी उसी हिसाब से बनाने हैं ताकि आपको आप रेडी रहो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसको आराम से आंसर कर पाओ। अब ये देखिए मोस्टली सब जगह देखा जाए तो यही है, इसमें कोई भी चीज आपको लिखने वाली नहीं आएगी, वही स्टेटमेंट्स और फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसमें बेसिकली ये जो पेपर है वो सारा एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर इन्होंने बना देखा है। अब इसी में असर्शन और एक ये वाला हम देख लेते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लेना जाके, आप मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, सॉरी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लो। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो पहले ही डाउनलोड भी कर लिया होगा, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। अब यहाँ देखिए ये जस्टिफिकेशन होता है कि एक असर्शन है एक रीजन है। अब असर्शन और रीजन में बेसिकली जो लाइक रिलेशनशिप होता है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है या फिर दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई करते हैं, जस्टिफाइड होते हैं। तो इस टाइप के असर्शंस वगैरह ये क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में
लेके चलेंगे। जितने भी वीडियोस मैं आगे बनाता जाऊंगा, लेक्चर्स बनाता जाऊंगा, उसमें एक जो होगा वो मैं कॉन्सेप्ट का डालूंगा और दूसरा जो होगा उसमें हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपको एक पूरा आइडिया जो होता है वो हो जाएगा और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपको आज हमने ये डिस्कस कर लिया मेनली कि सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे। तो फॉर्मेट में आपने समझ ही लिया है, तो अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप ढूंढो। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जहां जहां से क्वेश्चंस मिल पाए हम उतने क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे आराम से अपने वीडियोस में। तो आपको इसी तरीके से ये सारा करना है और आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पहले सीबीएसई का जो पैटर्न था उसमें भी पढ़ाई करते थे, अभी भी पढ़ाई करते हैं, बस वे ऑफ स्टडी जो होगा वो आपका डिफरेंस नेचुरली डिफर करेगा, क्योंकि ये पूरा पैटर्न जो होता है उन्होंने थोड़े इंटरनेशनल सिस्टम जैसे होते थे वैसा हो गया है कि आपको पढ़ना इन डेप्थ है और आंसर आपको बहुत प्रिसाइजली करना है, जिसमें कि आपको सिंपल एक टिक मार्क करके ही आपको स्कोर करना है। तो अब अगर देखा जाए तो आप 100% लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा आराम से 100% ला सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। पहले बहुत लोगों का होता था कि उनका कुछ पोर्शन जो होता है वो लाइक बहुत लोगों का लैंग्वेज अच्छा नहीं होता था, बहुत लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, बहुत लोगों का लाइक कोई आंसर को फ्रेम करने में प्रॉब्लम आती है, किसी को ग्राफ का एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती थी। अब वो चीजें सॉल्व हो गई। अब आपको ग्राफ समझ में आ गया, तो अब आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, अब आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए उनमें आपको सिंपल एक एक टिक करना है और आपके मार्क्स आ गए। तो सीबीएसई ने एक तरह से आपके लिए चेंज करके प्रॉब्लम भी क्रिएट किया है और साथ साथ आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ भी दे दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको बेसिकली लेते किस टाइप से हो। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, और अभी मैं बिजनेस स्टडीज और उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, अकाउंटेंसी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये सीरीज चलता रहेगा हमारा। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके डाउट्स और आपको जो प्रॉब्लम्स थी वो समझ में आ गई होंगी, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा आपको। उसके लिए मैं 24 घंटे लगा हुआ हूँ।